माधवी के अपने ससुराल में उसका अपना पति, सास और उसके पति की पहली बीवी की बेटी अन्नू थी। माधवी से उसकी सास बहुत प्यार करती थी, उसका अच्छे से ध्यान रखती थी। श्याम भी एक अच्छे पति की तरह माधवी की हर ज़रूरत का पूरा ख्याल रखता था। उसे माधवी की पढ़ाई के लिए कुछ किताबें भी लाकर उसने दे दी थी। माधवी को जब भी समय मिलता वह पढ़ने बैठ जाती, लेकिन अन्नू माधवी से दूर ही रहती थी। वह माधवी से बिल्कुल भी बातें नहीं करती थी। जब माधवी उससे बातें करना चाहती तो वह गुस्सा होकर चली जाती थी। कई बार माधवी की सास ने अन्नू को समझाया, बेटा यह तुम्हारी नई माँ है। यह सुनकर अन्नू गुस्से में कहती, नहीं दादी, यह मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो मर चुकी है। यह कहकर रोते हुए वह चली जाती। तब माधवी की सास कहती, बेटी अन्नू अभी नादान है ना, इसलिए। तब माधवी कहती, कोई बात नहीं माँ जी, आप तो जानती हैं इतनी सी उम्र में बच्चे को समझने में देर लगती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माधवी अन्नू की हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी, उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाती, उसके लिए कपड़े लाती, लेकिन अन्नू माधवी से बात तक नहीं करती थी। यहाँ तक कि कभी कभी तो अन्नू गुस्से में बीच में खाना छोड़कर भी चली जाती थी। यह देखकर शाम को बहुत दुख होता था। अन्नू हमेशा उदास रहती थी। तब माधवी कहती, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। माधवी अन्नू से बातें करने की पूरी कोशिश करती। वह कभी उसके साथ खेलना चाहती थी, उसे पढ़ाना चाहती थी, उसकी हर बात सुनना चाहती थी, लेकिन अन्नू उससे हमेशा दूरी बनाए रहती थी। एक दिन माधवी खाना बनाकर अपने रसोई कमरे में गई कि अचानक उसे रसोई में कुछ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर माधवी ने सोचा कि शायद रसोई में कुछ गिरा है। यह देखने के लिए माधवी जल्दी से रसोई में पहुंची और जाकर देखा तो सारी सब्जी नीचे पूरी रसोई में फैली हुई थी और अन्नू खड़ी होकर देख रही थी। अन्नू काफ़ी घबराई हुई थी। उसे लग रहा था अगर उसकी नई माँ देखेगी तो उसे डांट लगाएगी। लेकिन जब माधवी ने सब्जी को नीचे रसोई में फैला हुआ देखा तो उसने भागकर अन्नू को गले लगा लिया और घबराते हुए उससे प्यार से बोली, तुम्हें कहीं जला तो नहीं बेटा? यह सुनकर अन्नू माधवी की तरफ हैरानी से देखने लगी। वह डर की वजह से घबरा रही थी। उसे लग रहा था उसकी नई माँ उसे डांटेगी, लेकिन उसने इतनी मेहनत से सब्जी बनाई थी और उसने लेते वक्त पूरी सब्जी की कढ़ाई नीचे गिरा दी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और माधवी उसको बिल्कुल भी नहीं डांटती थी। वह तो प्यार से उससे पूछ रही थी, बेटी तुम्हें जला तो नहीं ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तब अन्नू ने घबराते हुए बोली, वह मैं सब्जी ले रही थी और गलती से। तब माधवी बोली, कोई बात नहीं बेटा, सब्जी तो और बन जाएगी, मैं साफ़ करके और बना दूंगी, तुम घबराओ मत और अब रोना चुप करो और जाओ बेटा। यह कहकर माधवी उसे बाहर हॉल में ले आई और पानी पिलाया और उसके पास बैठकर कहने लगी, डरो मत बेटा, ऐसे तो हो जाता है, बस मुझे तो डर इस बात का है कहीं तुम जल जाती तो। तभी अचानक माधवी की सास आई और रसोई में सारी सब्जी फैले देखकर गुस्से में बोली, किसने यह सारी सब्जी रसोई में फैला दी? माधवी, तुमने साफ सफाई भी नहीं किया? यह सुनकर और अन्नू ने सोचा कि नई माँ दादी को सच बता देगी तो दादी उसे डांट लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब माधवी बोली, माँ जी, वह मैं खाना बना रही थी तो गलती से मुझसे सारी सब्जी नीचे गिर गई। यह सुनकर उसकी सास बोली, अरे सब्जी गिर गई, लेकिन साफ करना चाहिए था ना, तुम तो बड़े आराम से अन्नू बिटिया के पास बैठी हो। माधवी की सास गुस्से में कहने लगी। तब माधवी बोली, माफ़ करना माँ जी, मैं अभी साफ़ कर देती हूँ। यह कहकर वह साफ़ करने लगी। अन्नू यह सोचकर हैरान थी, उसकी नई माँ ने उसे कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि दादी की डांट भी उसे बचा लिया और अपने ऊपर उसने इल्ज़ाम ले लिया। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अन्नू को अब महसूस होने लगा था कि उसकी नई माँ बहुत अच्छी है, उसका सब तरह से ख्याल रखती है, उसे बहुत प्यार करती है। वहीं माधवी जानती थी सौतेली माँ का दर्द क्या होता है, एक बिना माँ की बच्ची पर क्या गुजरती है। इस दर्द से भी वह भली भांति परिचित थी। वह ज़्यादा से ज़्यादा इस कोशिश में लगी रहती अन्नू हमेशा खुश रहे। सब कुछ उसने बर्दाश्त किया जो वह अन्नू ना करे, चाहे उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो। लेकिन माधवी अन्नू को एक सगी माँ से बढ़कर प्यार देना चाहती थी। आज मदर्स डे था। अन्नू जब स्कूल से वापस आई तो हाथ में उसके कुछ था। वह कमरे में माधवी के पास आई और खड़ी हो गई। माधवी उसे चुप देखकर बोली, क्या हुआ बिटिया, और हाँ तुम्हारे हाथ में क्या है? यह सुनकर अन्नू ने एक छोटा सा बॉक्स माधुरी के आगे कर दिया। माधवी हैरानी से
अन्नू को देखते हुए बोली, इसमें क्या है बिटिया? तब अन्नू बोली, माँ इसमें मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। आज मदर्स डे है ना, इसलिए सभी मेरे फ्रेंडों ने अपनी मम्मा के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट किया है, तो मैं भी काफ़ी दिनों से कुछ पैसे बचाए थे अपनी पॉकेट में से, जो इसलिए आपको मैं ये खरीद कर लाई हूँ। यह सुनते ही माधवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बॉक्स लेकर खोला तो उसमें एक छोटी सी तस्वीर थी जिसमें एक औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थी और उसमें लिखा था, लव यू मॉम। यह देखकर माधवी ने अपने आंसू पोंछे और उसका दिल भर आया। उसने अन्नू की तरफ देखा और अन्नू को गले लगा लिया। तब अन्नू बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ अच्छे से बात नहीं की थी ना। वो मेरी स्कूल की फ्रेंड है ना श्वेता, वो कहती है नहीं माँ अच्छी नहीं होती, वह हमें बहुत डांटती हैं पीटती हैं, यहाँ तक कि खाने को भी कुछ नहीं देती। इसलिए मुझे लगा कि आप भी अच्छी माँ नहीं हैं, लेकिन सच में आप तो बहुत अच्छी माँ हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हो, मेरी पसंद का खाना भी बनाती हो। लव यू माँ। यह कहकर अन्नू माधवी के गले लग गई। तभी अचानक श्याम आ गया और अन्नू को माधवी के गले लगे देखकर उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू छलक आए और वह बड़े प्यार से बोला, माँ बेटी के बीच क्या चल रहा है? यह सुनकर अन्नू और माधवी ने दरवाजे की तरफ देखा। श्याम दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था तो अन्नू भागकर अपने पापा के गले लग गई। तब माधवी ने कहा, देखो आज मदर्स डे पर मेरी बिटिया मेरे लिए क्या लेकर आई है। यह कहकर उसने एक छोटी सी तस्वीर श्याम को दिखा दी। श्याम भी तस्वीर लेते हुए बोला, अरे मेरी बिटिया रानी इतनी बड़ी हो गई, इतनी सुंदर तस्वीर लेकर आई है। वैसे पापा नाराज हैं आपसे कि आप मम्मी के लिए लाई हो, पापा के लिए कुछ नहीं लाई। यह सुनकर अन्नू बड़े प्यार से बोली, अरे पापा आप भी ना कुछ भी समझते नहीं हो, आपको पता है ना आज मदर्स डे है, इसलिए मम्मी को सरप्राइज़ देना होता है। जब फादर्स डे आएगा तब मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी। यह सुनकर श्याम बोला, लेकिन मुझे तो अभी कुछ चाहिए। यह सुनकर अन्नू कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन अब मैं आपको क्या दूं? तब श्याम मुस्कुराते हुए बोला, बस मेरी छोटी सी गुड़िया अपने पापा को एक प्यारी सी किस्सी दे दे। यह सुनकर अन्नू मुस्कुराते हुए बोली, ज़रूर पापा। और उसने प्यार से श्याम के गाल पर एक किस्सी दे दी और बोली, अच्छा पापा मैं चलती हूँ, वह बाहर मेरे फ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे उनके साथ खेलना है ना। तब श्याम बोला, ज़रूर जाओ बिटिया। तब अन्नू बाहर चली गई। फिर श्याम ने माधवी का हाथ पकड़ा और बोला, माधवी तुम सच में देवी हो, तुमने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। आज तुम्हारी वजह से मेरी गुमसुम रहने वाली बिटिया इतना खुलकर मुस्कुरा रही है। अब मुझे पूरी उम्मीद है तुम मेरे लिए अन्नू का हमेशा ख्याल रखोगी। यह सुनकर माधवी नाराज होते हुए बोली, मेरी नहीं हमारी। तब श्याम मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बाबा मैं तो भूल ही गया, माफ़ कर दो। यह कहकर उसने माधवी को गले लगा लिया। राज्य सरकार की तरफ से सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति निकली थी। माधवी ने उसमें फार्म अप्लाई किया था। फिर श्याम ने शहर में उसके लिए एक अच्छा सा पीजी हॉस्टल देखकर माधवी को वहाँ भेजने का फैसला किया, जिससे वह अच्छे से प्रतियोगिता की तैयारी करके अपनी पढ़ाई अच्छे से करके अपना एग्ज़ाम दे सके। जब अन्नू ने यह सुना तो वह उदास होते हुए बोली, माँ आप मुझे छोड़कर जाओगी? तब माधवी ने प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा कुछ दिन की बात है, फिर माँ हमेशा आपके साथ आ जाएगी। यह सुनकर अन्नू बोली, प्रॉमिस? तब माधवी ने प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोला, प्रॉमिस बेटा। दूसरे दिन माधवी अपनी सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर और अन्नू को प्यार से गले लगाकर अपना जरूरी सामान लेकर श्याम के साथ शहर से बाहर चली गई। श्याम ने शहर की एक अच्छी कोचिंग में माधवी का दाखिला करवा दिया था और वहीं पास में ही एक पीजी हॉस्टल में उसे छोड़कर वापस आ गया था। माधवी अब दिन रात अपनी परीक्षा की तैयारी करने लगी। वह दिन रात मेहनत कर रही थी। शाम रोज शाम के वक्त कुछ देर के लिए माधवी के पास फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछ लेता था। शादी के बाद माधवी का तो जैसे अपने मायके से ही रिश्ता ख़त्म हो गया था। उसकी सौतेली माँ और उसके पापा ने उसे कभी भूल कर भी याद नहीं किया। श्याम माधवी का दर्द समझता था, इसलिए वह हमेशा कोशिश करता था कि माधुरी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। माधवी भी, उसकी सौतेली बहन माया का भी अभी तक कोई पता नहीं चला था। माधवी अब अपनी शादी के बाद नए जीवन में खुश थी। वह दिन रात मेहनत कर रही थी और आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। उसने प्रतियोगिता एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास की। उसके पास करने की खबर सुनकर ही श्याम और उसकी माँ तो फूली नहीं समाई। फिर माधवी वापस अपने ससुराल आ गई। अब वह अपने पति श्याम के साथ जल्दी उठकर फिजिकल की तैयारी करती थी। श्याम उसका पूरा सहयोग करता था। श्याम माधवी के साथ दौड़ लगाने जाता,
धीरे धीरे फिजिकल मेडिकल सब हुआ और माधवी सब में आगे रही। आज माधवी का फाइनल रिजल्ट आ गया था। वह सब इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हो चुकी थी। आज घर में खुशी का माहौल था। माधवी की सास ने उसे गले लगाकर ढेर सारी दुआएं दी। वह भगवान का बार बार धन्यवाद कर रही थी कि उसे माधवी जैसी सुशील, समझदार और संस्कारी बहू मिली। पूरे गांव में माधवी की काफ़ी तारीफ हो रही थी। वहीं सभी लोग शाम और उसकी माँ की भी काफ़ी तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने माधवी का हर हाल में पूरा सहयोग किया। सभी लोग माधवी और उसके परिवार को बधाई दे रहे थे। माधवी की नियुक्ति की खुशी में श्याम ने अपने गांव में सभी को दावत दी। जब श्याम ने माधवी को बधाइयाँ दी तो माधवी उसके हाथ अपने हाथ में लेकर रो पड़ी। उसे रोते देखकर श्याम ने पूछा, क्या हुआ माधवी, तुम क्यों रो रही हो? तब माधवी ने कहा कि आप इंसान नहीं, देवता हो। शायद पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए आप इस जन्म में मुझे पति के रूप में मिले हो। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरे हर जन्म में आप ही मुझे पति रूप में मिले। कहकर माधवी रोने लग गई। तब श्याम ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और प्यार से बोला, अरे पगली, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। कहकर उसने प्यार से माधवी को गले लगा लिया। आज माधवी शाम के साथ अपनी ड्यूटी ज्वाइनिंग करने दूसरे शहर जा रही थी। माधवी ने अपनी सासू माँ के पैर छुए और उसकी सासू माँ ने उसे गले लगा लिया। तब अनु माधवी का हाथ पकड़कर बोली, माँ, आप हमें छोड़कर चली जाओगी? आपने तो बोला था ना, जब आपके एग्जाम हो जाएंगे तो फिर आप हमेशा हमारे साथ रहोगी। तब माधवी ने प्यार से अनु को गले लगाते हुए कहा, बेटा, जब मैं शहर जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइनिंग कर लूँगी ना, फिर तुम सबको भी बुला लूँगी, कि वहीं पर अपने साथ रहेंगे सब। और अनु को गले लगा लिया और शाम के साथ माधवी चली गई। माधवी ने अपनी ड्यूटी ज्वाइनिंग की, फिर एक अच्छा सा घर किराए पर ले लिया। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद उसने अपनी सास और अपनी बेटी को वहीं बुलवा लिया। कुछ दिनों में श्याम ने भी अपना ट्रांसफ़र उसी शहर में करवा लिया। अब माधवी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। वह रोज़ ड्यूटी जाती। उसके लाख कहने पर भी उसकी सासू माँ ने उसे बहुत कम काम करने देती थी। यहाँ तक कि उसकी सासू माँ उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती। वह उसे बिल्कुल अपनी सगी बेटी से बढ़कर प्यार देती थी। कभी कभी माधवी अपनी सासू माँ का प्यार देखकर उसके गले लग जाती और रोते हुए कहती, मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, बचपन में खो दिया था, लेकिन आपको देखकर लगता है जैसे मेरी माँ होती तो वह बिल्कुल आपकी तरह होती। माधवी भगवान का धन्यवाद करती और कि उन्होंने उसे इतना अच्छा परिवार दिया। जब माधवी के पापा घनश्याम बाबू ने माधवी के सब इंस्पेक्टर बनने की खबर सुनी तो उसे भी खुशी हुई और उन्होंने एक दिन माधवी को फ़ोन करके बधाई दी। माधवी ने भी कुछ बातें की और फिर फ़ोन रख दिया। माधवी को इस बारे में कोई दुख नहीं हुआ कि उसकी सौतेली माँ ने एक बार भी शादी के बाद उससे बात करने की कोशिश तक नहीं की। यहाँ तक कि उसके पिता ने भी शादी के बाद आज उसे फ़ोन किया, क्योंकि वह उस अपनी सौतेली माँ को अच्छी तरह जानती थी। वह भी जानती थी कि उसके पिता उसकी सौतेली माँ के हाथों की कठपुतली हैं। वहीं जब भगवती ने माधवी के सिलेक्शन की बात सुनी तो वह जल भुन कर रह गई। भगवती और घनश्याम बाबू ने मालती को काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। एक दिन माधवी अपने 2 कांस्टेबलों के साथ किसी केस के सिलसिले में बाहर जा रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी। आर्यन को देखकर माधवी चौंक गई। इससे पहले कि वह आर्यन को ढूंढ पाती, आर्यन उसकी आंखों से ओझल हो गया। यह देखकर माधवी परेशान हो गई और सोचने लगी कि आर्यन इस शहर में है तो ज़रूर मालती दीदी भी इसी शहर में होंगी। पता नहीं मालती दीदी कैसी होंगी। यह आर्यन एक नंबर का बदमाश है। पता नहीं मालती दीदी को खुश रखता है या नहीं, इसका पता तो इस आर्यन से ही चलेगा। माधवी को अपनी सौतेली बहन मालती की बहुत याद आती थी। चाहे मालती ने उसे कभी अपनी बहन नहीं समझा और उसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया, लेकिन माधवी उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी। वह हमेशा भगवान से उसके लिए दुआ करती थी। जब मालती घर छोड़कर भागी थी, उसके बाद से माधवी को भी मालती की काफ़ी चिंता होती थी। वह भगवान से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, जहाँ भी मेरी बहन हो, सुखी हो, खुश हो। वह अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत तड़पती थी। और आज जब माधवी ने आर्यन को इस शहर में देखा तो उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जली। वह सोचने लगी, अगर आर्यन इस शहर में है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगी, शायद उसके जरिए वह अपनी बहन से मिल सके। अब माधवी ने आर्यन की खोज शुरू कर दी, लेकिन माधवी को आर्यन का कोई पता नहीं चला। वह परेशान हो गई। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह वहाँ से सीधे ही अपने उस कॉलेज पहुँच गई
जहां उसने और उसकी बहन ने पढ़ाई की थी। वहां से उसने आर्यन का फोटो और उसका पता लिया। आर्यन का पता लेकर सीधे ही आर्यन के घर गई। दरवाज़ा खटखटाने के बाद दरवाज़ा एक औरत ने खोला। माधवी उस औरत को देखकर समझ गई शायद यह आर्यन की माँ है। तब उस औरत ने पुलिस को आए देखकर पूछा, जी आप? उसकी आवाज़ सुनकर कौन कौन कहते हुए आर्यन के पापा भी वहाँ आ गए। पुलिस को देखकर वो लोग घबरा गए। तब माधवी ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, हमें आर्यन के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। क्या आर्यन घर पर है? यह सुनकर आर्यन के पापा बोले, नहीं, आर्यन तो नहीं है यहाँ पर। तब माधवी बोली, क्या हम अंदर आकर कुछ देर बात कर सकते हैं? यह सुनकर आर्यन के पापा बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए अंदर आइए। आर्यन के पापा माधवी और उसके साथ 2 पुलिसकर्मियों थे जो उन्हें अंदर ले गए और जाकर बैठक में बिठाया। आर्यन की माँ कुछ ही देर में उनके लिए पानी ले आई। तब माधवी ने कहा, मेरा नाम माधवी है। यह कहकर उसने अपना पूरा परिचय भी दिया और यह भी बताया कि मालती उसकी बहन है और आर्यन के साथ मालती शादी वाले दिन भाग गई थी। माधवी के मुँह से यह सब सुनकर आर्यन के माता पिता काफ़ी हैरान हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा किसी लड़की को लेकर भाग गया है। तब आर्यन की माँ बोली, नहीं नहीं मैडम जी, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरा आर्यन ऐसा नहीं कर सकता। तब माधवी बोली, देखिए मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन मैं जो कह रही हूँ सच है। इसका पता नहीं चलेगा तब तक जब तक आर्यन नहीं मिलेगा। तब आर्यन के पापा कहते हैं, लेकिन हमें तो आर्यन के बारे में कुछ पता नहीं है। वह तो महीने में मुश्किल से 1-2 दिन के लिए आता है और जब भी कुछ पूछते हैं तो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल जाता है। हमें नहीं पता कि वह कहाँ है। हमसे तो वह हमेशा ही दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहा है बोलता रहता है, लेकिन जिस जगह का पता हमें उसने दिया था उस जगह के बारे में हमने अभी कुछ दिन पहले मालूम किया तो पता चला वहाँ तो आर्यन रहता ही नहीं है। हमें तो खुद आर्यन की चिंता है। अगर आपकी बहन उसके साथ है तो फिर आर्यन ने हमें इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? अगर आर्यन हमें बता देता तो वह आपकी बहन से विवाह करना चाहता है तो हम उसकी खुशी के लिए आपकी बहन से उसका विवाह करा देते। उसके माता पिता दुखी होते हुए जो माधवी से कहने लगे। तब माधवी बोली, देखिए हमको आपकी मदद की ज़रूरत है। यह सुनकर आर्यन की माँ बोली, जी मैडम कैसी मदद? तब माधवी बोली, देखिए अब जब आर्यन घर आए तो आप हमें कॉल कर देना, क्योंकि आर्यन से पूछताछ में ही सच्चाई सामने आ सकती है। यह कहकर माधवी उठकर खड़ी हुई और बोली, अब हमें चलना चाहिए। वे लोग वहाँ से आ गए, लेकिन घर से बाहर निकलते ही माधवी सोचने लगी, कहीं आर्यन को बचाने के चक्कर में उसके माता पिता ने अगर उन्हें खबर नहीं दी तो यह सोचकर माधवी ने अपने तरीके से, जिससे कि किसी को पता ना चले, आसपास के लोगों को भी यह बात कह दी कि जब भी आर्यन घर आए तो वे लोग सूचना दे दें। यह कहकर माधवी वापस थाने लौट आई। इस घटना को मुश्किल से 12 दिन बीते होंगे। अचानक एक दिन उसके पास कॉल आया। कॉल उठाते ही किसी ने बताया कि वह आर्यन के पड़ोस में रहता है। आर्यन कल शाम से ही घर आया है और इस वक्त वह अपने घर ही है। यह सुनकर माधवी उठ खड़ी हुई और अपने 4 कांस्टेबलों को लेकर सीधे आर्यन के घर पहुंच गई। इस तरह अचानक अपने घर पुलिस को आए देखकर आर्यन के माता पिता घबरा गए। वे आर्यन को कुछ बचाने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही माधवी घर के अंदर अपने पुलिसकर्मियों के साथ घुस गई और उसके साथ आर्यन को ढूंढने लगी। एक कमरे में आर्यन अपने बेड के नीचे छुपा हुआ उन्हें मिल गया। उसे इस तरह छुपा हुआ देखकर माधवी को यह शक करना कि कहीं उसने मालती के साथ कुछ गलत तो नहीं किया, यकीन में बदल गया। उसने आर्यन को पलंग के नीचे से निकाला और 2 तमाचे उसके गाल पर रख दिए। उसके माता पिता कुछ कहते उससे पहले माधवी ने उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाया। तब आर्यन के पापा बोले, आप इस तरह बिना किसी वारंट के हमारे बेटे को नहीं ले जा सकती। तब माधवी गुस्से में बोली, आपको जो चाहिए वह जल्दी मिल जाएगा। यह कहकर वह अपने पुलिसकर्मियों के साथ आर्यन को लेकर थाने आ गई। थाने आकर माधवी ने आर्यन को जेल में बंद कर दिया। आर्यन माधवी को देखकर हैरान और परेशान हो गया। वह बोला, तुम माधवी? तब माधवी बोली, हाँ मैं, यहाँ की सब इंस्पेक्टर माधवी। यह सुनकर आर्यन और परेशान हो गया। तब माधवी ने जेल का दरवाज़ा खोलकर आर्यन के पास अंदर चली गई और अंदर से बंद करते हुए 3-4 तमाचे आर्यन के गाल पर रख दिए और बोली, बता मेरी दीदी कहाँ है? यह सुनकर आर्यन जो अपने गाल को सहलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता, मैं तो जब से हमारी पढ़ाई ख़त्म हुई है कॉलेज से, उसके बाद कॉलेज के बाद उससे मिला ही नहीं। यह सुनकर माधवी का गुस्सा और बढ़ गया और उसने 2-4 तमाचे और आर्यन के गाल पर रख दिए। माधवी ने बहुत कोशिश की लेकिन आर्यन सच्चाई नहीं बोल पा रहा था। उसे देखकर माधवी ने अपना बेल्ट खोल लिया और बोली कि अब तुम सच बोलते हो या नहीं?
यह कहकर आर्यन की कॉलर पकड़कर बोली, मेरे सामने ज़्यादा झूठ बोलने की कोशिश मत करो। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। आर्यन माधवी का ऐसा रूप देखकर घबरा गया और बोला, मैं सब सच सच बताता हूँ। आर्यन ने माधवी को जो सच्चाई बताई उसे सुनकर तो माधवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गुस्से में तिलमिला उठी और उसने ताबड़तोड़ आर्यन को मारना शुरू कर दिया। बात तो यह तो वह जानती थी कि आर्यन एक नंबर का बदमाश किस्म का आदमी है, लेकिन वह कभी भी सपने में नहीं सोच सकती थी आर्यन ने उसकी दीदी के साथ इतना बुरा किया होगा। इसलिए उसका खून खोल उठा। वह जानवरों की तरह आर्यन को पीटने लगी। फिर उसे घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में बिठाया और साथ में अपने 5 कांस्टेबल लिए और आर्यन के बताए पते पर आर्यन के साथ लेकर चल दी। गाड़ी शहर के दूसरे इलाके की कॉलोनी, जिसमें सब फूलबारी नाम से जानते थे, जाकर रुकी। फुलवारी उस शहर का सबसे बदनाम इलाका था। कोई भी शरीफ आदमी भूल कर भी वहाँ जाना पसंद नहीं करता था। माधवी अपने कांस्टेबलों के साथ उतरी। आर्यन को भी जानवरों की तरह घसीटते हुए नीचे उतारा और एक थप्पड़ आर्यन के गाल को लगाती हुई बोली, अब चल। मामला यह था कि आर्यन ने मालती को फुलवारी के एक कोठे पर बेच दिया था। आर्यन माधवी और अन्य पुलिस वालों के डर की वजह से आगे आगे चलने लगा। उसे 2 पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा था। माधवी और बाकी के कांस्टेबल उसके साथ चलने लगे। आर्यन ने एक संकरी सी गली में प्रवेश किया। उसके साथ ही अन्य लोगों ने भी प्रवेश किया। फिर गली में थोड़ी दूर जाने पर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे बाकी के लोग भी सीढ़ी चढ़ने लगे। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने पर एक लंबा सा बरामदा था। उस बरामदे में कई कमरे बने हुए थे। उस बरामदे में अनगिनत लड़कियां थीं जो लड़कों के साथ आ जा रही थीं, तो कहीं राह चलते मुसाफिरों को इशारे करके भी बुला रही थीं। पुलिस को देखकर सब शांत हो गए। वे लड़कियां डरी सहमी सी एक तरफ खड़ी हो गईं। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। पैर रखने तक की जगह बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। तब आर्यन ने एक कमरे में प्रवेश किया। वहाँ पर एक काला सा मोटा सा आदमी खड़ा था, जिसके मुंह पर चेचक के निशान थे और सिर पर गंजापन था। आर्यन को देखकर वह आदमी खड़ा हो गया, क्योंकि वही कोठे का मालिक था। आर्यन ने माधुरी से कहा कि यह दिल्लू दादा है, यहाँ के मालिक। यह सुनकर माधवी ने कहा कि मालती कहाँ है। यह सुनकर दिल्लू दादा गुस्से में बोला, कैसी मालती? मैं किसी मालती को नहीं जानता। अब आर्यन घबराते हुए बोला, अरे दिल्लू दादा, मैं 1-1.5 साल पहले एक मालती नाम की लड़की को तुम्हारे यहाँ बेचकर सौदा करके गया था 4 लाख में, वही मालती। यह सुनकर दिल्लू दादा अनजान बनते हुए बोला, अरे यहाँ तो कोई मालती नहीं है और ना ही मैं इसे जानता हूँ, और वैसे भी यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ, मुझे क्या पता आप किसी तरह की मालती की बात कर रहे हैं। कौन मालती? मेरे यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं है। यह सुनना था कि माधवी ने दिल्लू दादा के गाल पर तमाचा जड़ दिया। यह देखकर दिल्लू दादा बोला कि आपने जो मेरे साथ कर रही हैं ना, अच्छा नहीं किया। मेरी ऊपर तक पहुँचे, मैं चाहूँ तो आपकी वर्दी उतरवा सकता हूँ। यह सुनना था कि माधवी ने 2 तमाचे और उसके गाल पर जड़ दिए और बोली, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन तुम जिंदा बचोगे तब ना। बोलकर माधवी ने अपनी गन दिल्लू दादा की कनपटी पर लगा दी। यह सुनकर दिल्लू दादा घबरा गया और माधवी के सामने डरते हुए बोला, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। यह कहकर उसने एक लड़की को आवाज़ लगाई कि चमेली इधर आ। यह सुनकर एक लड़की अंदर आई। तब दिल्लू दादा ने कहा कि वह फूलकली किधर है। यह सुनकर उस लड़की ने दिल्लू दादा को उसका पता बताया और पता बताने के बाद लड़की चली गई। तब दिल्लू दादा ने माधवी और सब लोगों को लेकर अपने कमरे से बाहर आया। फिर बरामदे में चलने लगा। फिर नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियों पर उतरने लगा। सभी लोग उसके पीछे पीछे उतरने लगे। फिर दिल्लू दादा नीचे बने हुए कमरों में वहाँ आ गया, जो किसी तहखाने से कम नहीं थे। वहाँ पर लाइट की मदद से थोड़ा बहुत उजाला था। वहाँ जाते ही माधवी को घुटन सी महसूस होने लगी। उस माहौल में माधवी को सांस लेना भी दुर्लभ हो रहा था। वहाँ पर छोटे छोटे कमरे थे। यहाँ पर भी भीड़ थी। दिल्लू दादा ने जाकर एक कमरे का दरवाजे को खटखटाया। कोई नहीं निकला तो दिल्लू दादा ने फिर से उस दरवाजे को खटखटाया तो कमरे का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी बाहर निकला और बोला, क्या दिल्लू दादा? तब दिल्लू दादा ने उसे इशारे में जाने के लिए कहा और पुलिस को देखकर वह आदमी डर गया और वहाँ से भाग छूटा। तभी एक लड़की बाहर आई। पुलिस को देखकर पहले तो वह हड़बड़ा गई, फिर माधवी को देखकर उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। माधवी ने भी पहचान लिया, कोई और नहीं, उसकी दीदी मालती है। मालती की ऐसी हालत देखकर माधवी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे वह मालती याद आ गई जो काफ़ी नटखट चुलबुली और देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। अब जो मालती उसके सामने खड़ी थी वह डरी सहमी दुबली पतली सी मालती थी। ऐसे लग रहा था जैसे वह कोई हड्डियों का ढांचा हो। मालती को देखकर माधवी ने भागकर
उसे अपने गले लगा लिया। यह देखकर मालती फूट फूट कर रोने लगी। माधवी भी अपनी बहन से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। फिर माधवी ने मालती को प्यार से चुप कराया और उसके आंसू पहुँचे और बोली, मैं आ गई हूँ ना दीदी। यह सुनकर मालती रोते हुए माधवी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगी, मेरी बहन, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे यहाँ बहुत घुटन महसूस होती है। तुम नहीं जानती हो मैं कैसे यहाँ तिल तिल मरती हूँ। ये लोग मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं। यह कहकर मालती रोने लग गई। फिर मालती ने आर्यन की तरफ देखा तो गुस्से में जाकर आर्यन के साथ मारपीट करने लगी और कहने लगी, माधवी, यह कमीना मुझे बहला फुसलाकर यहाँ बेच गया था। आज मैं इसे जान से मार डालूंगी। तब माधवी ने मालती को संभाला और बोली, इसे इसके किए की सज़ा जरूर मिलेगी। कानून इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा देगा। तब 2 कांस्टेबलों ने आर्यन को पकड़ा। तब माधवी मालती से बोली, चलो दीदी। तब दिल्लू दादा बोला, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम। मैं जानता हूँ तुम पुलिस वाली हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें यह अच्छे से पता है फुलवारी का हर कोटा सरकार द्वारा पंजीकृत है। अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती इसे यहाँ से ले जाना चाहा तो मैं तुम पर ही केस लगा दूंगा। यह सुनकर माधवी को गुस्सा आया और वह कुछ कहती उससे पहले ही दिल्लू दादा बोला, अगर तुम ले जाना चाहती हो ना तो जितने रुपए मैंने इसके बदले दिए थे उन्हें वापस करो। यह सुनकर माधवी का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन वह उनके बीच उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आर्यन के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और उससे कहा कि कितने रुपए तुमने लिए वापस करो, वरना जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगे। यह सुनकर आर्यन जो उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, रुपए तो मैंने खर्च कर दिए। तब माधवी गुस्से में बोली, कहीं से भी लेकर आओ। कुछ देर सोचने के बाद आर्यन ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और रोते हुए बोला, प्लीज़ यार, 4 लाख की सख्त ज़रूरत है, आप डाल दीजिए। लेकिन उसके दोस्त ने 1 रुपया देने से भी मना कर दिया। तब आर्यन ने थक हार कर अपने पापा के पास फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर उसके पापा ने कहा, मैं रुपयों का इंतज़ाम करता हूँ। आर्यन के माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा था उनका बेटा इतनी घटिया और घिनौनी हरकत कर सकता है, लेकिन आर्यन उनका इकलौता बेटा था, इसलिए वह सब कुछ जानते हुए भी आर्यन पर किसी तरह की आंच नहीं आना देना चाहते थे। इसलिए आर्यन के पापा ने शहर में रहने वाले एक करीबी दोस्त से बात की और उसके किसी आदमी को 4 लाख लेकर थाने जाने के लिए कहा। उसके उस करीबी दोस्त ने अपने एक नौकर को 4 लाख रुपए देकर थाने लेकर भेजा। तब माधवी के कहने पर आर्यन ने अपने पापा को पुलिस थाने बुला लिया। माधवी, दिल्लू दादा, आर्यन और बाकी के पुलिसकर्मियों के साथ मालती के साथ जो थाने वापस आ गया। मालती रोए जा रही थी। माधवी ने उसे हिम्मत देना चाही और माधवी ने उसे पानी पिलाया और अपने पास बिठाया। तभी आर्यन के पापा का आदमी जो उसी शहर में रहता था उसका नौकर रुपए लेकर आ गया। माधवी ने सारे रुपए दिल्लू दादा को दिए। दिल्लू दादा मुस्कुराते हुए धन्यवाद मैडम कहता हुआ चला गया। माधवी ने आर्यन के गाल पर लगातार 3-4 तमाचे जड़ दिए और बोली, मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूँगी कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती आर्यन, मेरा वादा है तुमसे। यह कहकर वह उसे जेल में बंद कर देती है और मालती से बोली, तुम इस आर्यन को हमसे बिना किसी शिकायत के ज़्यादा देर तक जेल में बंद नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी होगी दीदी। यह सुनकर मालती ने गुस्से में आर्यन की तरफ देखा और बोली, माधवी लिखो। तब एक पुलिसकर्मी पेन और कागज़ लेकर आया और मालती ने शिकायत लिखने के लिए वहाँ पर बैठ गया, लेकिन माधवी बोली कि तुम जाओ यहाँ से, मालती की शिकायत मैं लिखूँगी। यह कहकर उसने पेन कागज़ अपने हाथ में लिया और मालती से बोली, जल्दी बताओ कि जब तुम घर से भागी थी उसके बाद से आज तक तुम्हारे साथ साथ क्या हुआ। उसके बाद मालती ने जो बताया वह किसी की भी रूह कपा देने वाला था। मालती ने माधवी को अपने साथ घटी घटना के बारे में जो बताया वो इस प्रकार था कि मालती जब अपनी शादी वाले दिन आर्यन के साथ घर से भाग गई थी तो आर्यन उसे इस शहर में लेकर आया था। मालती अपने साथ अपने कीमती जेवर और लाखों रुपए साथ लेकर आई थी। कुछ दिन आर्यन ने उसे अपने साथ होटल में रखा और उसी तरह लगभग 15 दिन निकल गए। मालती हमेशा आर्यन से कहती कि हम किसी कोर्ट में जाकर या फिर किसी मंदिर में शादी कर लेते हैं, लेकिन हर बार आर्यन कोई ना कोई बात बनाकर टाल देता था। इसी तरह दिन गुजरने लगे। अब लगभग 25 दिन बीत गए थे। आर्यन अब मालती से कटा कटा रहने लगा था। मालती के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब वह आर्यन से शादी करने के लिए कहती तो आर्यन कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता। फिर एक दिन आर्यन मालती से बोला, अगर हम इसी तरह होटल में रहे तो हमारे साथ जो रुपया पैसा है सारा खर्च हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं कहीं पर सस्ता सा घर किराए पर ले लेते हैं।
जो यह रुपए हैं उनमें से कोई काम शुरू कर दूंगा मैं, और घर किराए पर लेने के बाद हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। उसके बाद कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। मालती आर्यन की बातों में आ गई। आर्यन उसे लेकर फुलवाड़ी गया। मालती उस कॉलोनी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि उसे तो वह उस शहर में पहली बार आर्यन के साथ आई थी, इसलिए उस बदनाम गली के लिए मालती को कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर भी मालती को सब कुछ अजीब लग रहा था। आर्यन के साथ टैक्सी में से उतरकर आर्यन उसे एक गली में लेकर गया और उसे उस कोठे पर ले गया। जब मालती ने उससे पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो और यह कौन सी जगह है, तब आर्यन ने कहा कि यह कच्ची बस्ती है, हमें कुछ दिन सस्ते में कमरे में रहना पड़ेगा। यह कहकर वह उसे कोठे के अंदर ले गया। कोठे के अंदर लड़कियों के साथ लड़कों को देखकर और लड़कियों के अजीब इशारों को देखकर पहले मालती को कुछ शक होने लगा था। जब आर्यन ने कहा, यार मुझ पर विश्वास नहीं है क्या, यह कच्ची बस्ती है और यहाँ पर लोग ऐसे ही रहते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ के दादा दिल्लू दादा से मिलकर आता हूँ, वह हमारे लिए कोई अच्छा सा घर किराए पर बताएंगे, इसलिए कुछ देर की बात है, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। मालती का मन नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी उसे आर्यन पर विश्वास करना पड़ा, क्योंकि इसके सिवाय उसके पास कोई और चारा नहीं था। आर्यन मालती को लेकर एक कमरे में गया जहाँ पर दिल्लू दादा बैठे हुए थे। दिल्लू दादा मालती को देखकर मुस्कुरा उठे और कहने लगे, बस तुम्हारा ही इंतजार था। फिर दोनों को बैठने के लिए कहा। दोनों सोफे पर बैठ गए। कमरा काफ़ी आलीशान था। वह दिल्लू दादा का पर्सनल कमरा था। दिल्लू दादा ने एक लड़की को आवाज़ देकर बुलाया और उसे कुछ चाय नाश्ता लाने को कहा। वह लड़की मालती की तरफ देखकर चली गई और कुछ देर में वह लड़की अपने साथ कुछ मिठाइयाँ, फल, चाय, नमकीन, बिस्किट इस तरह के नाश्ते ले आई। तब दिल्लू दादा ने आर्यन और मालती से चाय नाश्ता करने को कहा। आर्यन मालती को सब कुछ अजीब लग रहा था और एक अजीब सी घबराहट पैदा हो रही थी मालती को। उसे वहाँ का नज़ारा गलत लग रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं आर्यन उसे धोखा तो नहीं दे रहा, लेकिन कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, इसलिए वह चाहकर भी आर्यन पर शक नहीं कर पा रही थी। उसे पूरा विश्वास था उसका आर्यन उसे कुछ नहीं होने देगा। आर्यन ने चाय नाश्ता किया, लेकिन मालती ने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा मन नहीं है। उसके बाद दिल्लू दादा आर्यन की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें बाहर मेरा आदमी मिल जाएगा जो तुम्हें घर बता देगा और दिखा देगा, तब तक तुम मालती को यहीं छोड़ जाओ। आर्यन ने मालती को वहीं रुकने के लिए कहा। तब मालती आर्यन से की ओर बढ़ते हुए बोली, नहीं आर्यन, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। यह सुनकर आर्यन ने कहा, देखो मालती, मुझ पर विश्वास रखो, मैं कुछ ही देर में लौट आऊँगा, और वैसे भी यहाँ देखो कितनी सारी लड़कियाँ हैं, दिल्लू दादा हैं, तुम यहीं रुको, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। मैं अच्छा सा घर देखकर अपना सामान उसमें रखकर तुम्हें जल्दी लेने आऊँगा, तब तक तुम यहाँ रहो। वैसे भी पता नहीं हमें कितने घर देखने पड़े, अच्छा घर देखने के चक्कर में सारा दिन निकल सकता है, ऐसे में तुम परेशान हो जाओगी। मालती ने मना किया, लेकिन आर्यन ज़बरदस्ती उसे प्यार से समझाकर वहीं छोड़ गया। यह कहकर सारा सामान अपने साथ ले गया कि नए घर मिलते ही वह सारा सामान उसमें रख देगा। मालती वहाँ बैठकर आर्यन का इंतजार करने लगी। लगभग आधे घंटे के बाद दिल्लू दादा के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। फ़ोन कान से लगाते दिल्लू दादा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। फिर वह मालती की तरफ देखते हुए बोला कि आर्यन को घर पसंद आ गया है और वह उसमें अपना कुछ सामान रखकर वापस आ रहा है, तब तक के लिए तुम जाकर कमरे में आराम कर लो, यहाँ कब तक बैठी रहोगी। यह कहकर उसने एक लड़की को आवाज़ दी। वह लड़की आई और दिल्लू दादा से जो कमरे में जाने के लिए कहा। लड़की मालती को लेकर एक कमरे में चली गई। कमरा नीचे से किसी तहखाने जैसा लग रहा था। कमरा देखने में काफ़ी छोटा था। वहाँ बिजली की सहायता से थोड़ा बहुत उजाला हो रहा था। मालती को वहाँ घुटन महसूस होने लगी थी। तब उसने उस लड़की से पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। तब उस लड़की ने कहा, अपने कमरे में, तुम आराम कर लो। मालती चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई, उस लड़की के साथ कमरे में चली गई। वह लड़की उसे कमरे में छोड़कर कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके वापस चली आई। मालती वहाँ पलंग पर लेटी हुई अपने आने वाले जीवन के सपने देखने लगी। इसी तरह उसे गहरी नींद आ गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने सामने लगी घड़ी पर नज़र डाली। शाम के 6 बज चुके थे। 6 बजे देखकर मालती हड़बड़ा कर उठी और सोचने लगी, अभी तक आर्यन आया क्यों नहीं। यह सोचकर वह दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। मालती ने काफ़ी खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। अब मालती को शक हो गया कि आर्यन उसे धोखे से छोड़ गया है। तभी वह लड़की जो उसे लेकर आई थी उसने दरवाज़ा खोला। तब मालती बाहर भागने लगी तो उस लड़की ने हाथ पकड़कर उसे बाहर वापस कमरे में खींच लिया और बोली, कहाँ जा रही हो। यह सुनकर मालती रोते हुए बोली, मैं जा रही हूँ, आर्यन नहीं आया अभी तक।
तब वह लड़की बोली अब वह नहीं आएगा, वह तुम्हें दिल्लू दादा के यहाँ बेच गया है। यह सुनकर मालती के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब उस लड़की ने कहा, हाँ यह कोठा है और वह तुम्हें यहाँ बेच कर चला गया है। यह सुनकर मालती रोते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आर्यन ऐसा नहीं कर सकता। तब वह लड़की बोली, ऐसा ही है, तुम्हारी तरह मुझे भी कोई अपने प्यार के जाल में फंसाकर 2 साल पहले यहाँ लेकर आया था और फिर धोखे से यहाँ छोड़कर मेरा सौदा करके निकल गया था। यह कहते हुए उस लड़की की आंखों में आंसू छलक आए थे। तब मालती बोली, नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। तब वह लड़की बोली, क्या करोगी तुम? यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगी। अगर तुमने निकलने की कोशिश की तो दिल्लू दादा तुम्हारी ऐसी हालत करेगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है, इसे ही अपनी ज़िंदगी बना लो। यह सुनकर मालती हर कदम को बढ़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं रहूँगी यहाँ, हरगिज नहीं रहूँगी, कहकर वह दरवाजे से बाहर निकल गई। वह लड़की जिसका नाम चमेली था उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नहीं रुकी। जैसे ही वह ऊपर बरामदे में पहुंची तो उसे दिल्लू दादा मिल गया, जो सुबह उसे मुस्कुराकर बड़े प्यार से बातें कर रहे थे। अब वह काफ़ी खूंखार लग रहे थे। वह गुस्से में उससे बोले, कहाँ जा रही हो? यह सुनकर मालती बोली, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। यह सुनकर दिल्लू दादा गुस्से में बोले, चुपचाप नीचे चली जाओ, अब यही तुम्हारा घर है, समझी तुम, और यहाँ पर जो सब लड़कियाँ करते वही तुम्हें करना होगा। यह सुनकर मालती बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। यह सुनना था कि दिल्लू दादा ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रख दिया। मालती के होठ पर खून निकल आया था। तब मालती रोते हुए बोली, चाहे आप जो कर ले, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगी। यह सुनना था कि दिल्लू दादा ने 2 आदमियों से बोलकर ज़बरदस्ती पकड़कर उसे कमरे में छुड़वा दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मालती काफ़ी रोई चिल्लाई, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। जब रात के 9 बज गए तो दरवाज़ा खुला। वही लड़की जिसका नाम चमेली था वह अंदर आई और मालती को रोते देखकर बोली, क्यों अपने लिए आफत मोल ले रही हो तुम? चाहे जो कर लो, लेकिन इस नरक से बाहर कभी नहीं निकल सकती हो। तुम क्या जानती हो, ये जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ वो सब अपनी मर्जी से आई हैं? नहीं, कोई किसी के प्यार में पड़कर यहाँ पर आई है तो किसी के अपने यहाँ उसे धोखे से बेच गए हैं। कोई अपहरण करके लाई गई है तो किसी को खरीद कर लाया गया है। वह लड़की चमेली अपने साथ खाने की थाली लाई थी और मालती की तरफ बढ़ाते हुए खाना देते हुए बोली, लो मालती, खाना खा लो। जब मालती गुस्से में बोली, नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। यह सुनना था कि वह लड़की खाना वहीं रखकर यह कहते हुए चली गई, जब मन हो तो खा लेना। उस लड़की ने वापस बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके जाने के लगभग 15 मिनट बाद दरवाज़ा फिर खुला। अब की बार एक काला सा मोटा सा आदमी अंदर आया, जिसे देखकर मालती घबरा गई। उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। यह देखकर मालती बोली, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। तब वह आदमी शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, अरे जाने मन, इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। आपके चेहरे पर मैं तुम्हारा आज का पति हूँ। यह सुनना था कि मालती वहाँ से भागने लगी तो उस आदमी ने उसे अपने हाथ से पकड़कर उसे वापस खींच लिया और बोला, अगर ज़्यादा नाटक करने की कोशिश की, यहाँ से भागने की भी कोशिश की, तो तुम सोच नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या होगा। पूरे 5000 दिए आज रात के मैंने तुम्हारे लिए। यह सुनना था कि मालती की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन कैसे उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी अचानक उसे ध्यान आया और उसने पास में रखा हुआ एक कांच का गमला उस आदमी के सिर पर दे मारा। उस आदमी के सिर से खून निकलने लगा। वह चिल्लाने लगा। मालती दरवाज़ा खोलकर भागने लगी। तभी दिल्लू दादा वहाँ आ गए। उस आदमी की ऐसी हालत देखकर वह आग बबूला हो गए। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। वे लोग उस आदमी को लेकर वहाँ से चले गए। वह आदमी गाली देता हुआ जा रहा था। तब दिल्लू दादा ने मालती के बाल पकड़े और उसे बालों से खींचता हुआ वापस कमरे में ले आया और अपने एक आदमी को आवाज़ लगाई। कुछ ही देर में वह आदमी एक आग में तपता हुआ लोहे का सरिया ले आया, जिसे देखकर मालती काफ़ी घबरा गई। दिल्लू दादा ने मालती को पकड़कर उसके दोनों पैरों में गर्म सरिया लगा दिया। मालती चिल्लाई, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था, क्योंकि वह जितनी भी वहाँ लड़कियाँ थीं उन सब के साथ भी तो यही सब किया गया था। कुछ देर बाद दिल्लू दादा ने सरिया हटाया और वापस उसे आग में गर्म करके फिर वापस उसके पैर में एक बार और लगा दिया। मालती को असहनीय पीड़ा हो रही थी। वह पागलों की तरह अपने आप को छुड़ाने की मिन्नतें कर रही थी, जोर से चीख चिल्ला रही थी, कह रही थी, तुम लोग बोलोगे जैसा मैं वैसा करूँगी, लेकिन मुझे छोड़ दो। तब दिल्लू दादा गुस्से में बोले, अब कहीं नहीं जाएगी साली, अकल ठिकाने आ गई, ज़्यादा नाटक करती है ना।
यह कहकर फिर उसने मालती के बाल पकड़े और बोले, अभी तो पैर के तलवों को जलाया है, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारा पूरा चेहरा और पूरा शरीर आग में झोंक दूंगा, समझी तुम। कहकर उसने मालती को गुस्से में एक तरफ पटकते हुए चला गया। मालती अपने जख्मों को देखकर रोती रही, बहुत पीड़ा हो रही थी। तभी चमेली आई और मालती को देखकर उसे भी बहुत दुख हो रहा था। वह मालती से बोली, मैंने तो कहा था ना तुमसे, लेकिन तुम समझती नहीं हो। यह कहकर चमेली ने अलमारी में से एक ट्यूब निकाली और मालती के जख्मों पर लगाने लगी और कहने लगी, इसे तुम्हें आराम मिलेगा, इसे लगाने से जलन भी थोड़ी शांत होगी। आज के बाद यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना यह दिल्लू दादा तुम्हें जान से ख़त्म कर देगा। मैंने भी तुम्हारी तरह पहले ही दिन यहाँ से भागने की कोशिश की थी, मेरी भी इस तरह की हालत की। वह कहकर उसने अपने तलवों को दिखाए जो पूरी तरह जले हुए थे। फिर चमेली बोली, मेरा नाम सुमित्रा था, यहाँ आकर मेरा नाम चमेली हो गया। अब मैंने यहाँ की ज़िंदगी को अपना लिया है, किसी से अब कोई शिकायत नहीं करती, शायद यही मेरे नसीब में था। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू निकल आए और ट्यूब लगाने से जो मालती को थोड़ा तो आराम हुआ, लेकिन अब भी उसके जख्मों में बहुत तेज़ दर्द था। वह सारी रात सो नहीं पाई थी। उसके बाद मालती ने वहाँ से भागने का विचार त्याग दिया और उसी नरक में घुट घुट कर जीने लगी। मालती से अब उसका नाम बदलकर फूलकली हो गया था। सुमित्रा ही अब उसकी उस नरक से में एकमात्र हमदर्द साथी थी। दोनों अपना दुख दर्द एक दूसरे से साझा किया करती थी। जब मालती रोज़ उसे नए भेड़ियों के सामने मालती को परोसा जाता, वहाँ ना उसे ठीक से खाना मिलता था, ना ठीक से रहना। कभी कभी तो 24 घंटे में मुश्किल से 2 घंटे के लिए ही सो पाती थी। नरक से भी बदतर थी उसकी ज़िंदगी, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। शायद यही उसकी ज़िंदगी थी और यही उसने अब सच मान लिया था कि उस नरक से वो कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। अपने आप बीती सुनाने के बाद मालती फूट फूट कर रोने लगी थी। माधवी की आंखों में भी आंसू छलक आए थे। वह मालती के दर्द को अच्छी तरह महसूस कर रही थी। उसने मालती को अपने गले से लगाया और हिम्मत बंधाई, उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके गुनहगारों को सज़ा जरूर दिलवाएगी। मालती के बताए अनुसार उसने आर्यन के खिलाफ शिकायत दर्ज की और तहकीकात शुरू कर दी। मालती जो माधवी के साथ उसके ससुराल उसके घर आ गई। सभी मालती के बारे में जानकर बहुत दुखी हुए। मालती से मिलकर सब लोगों की खुशी भी हुई, सब बड़े प्यार से उससे मिले। माधवी ने यह खबर अपने सौतेले माँ पापा को दी, वे लोग भी आ गए थे। भगवती ने भागकर अपनी बेटी को गले लगा लिया, वह अपनी बेटी का दर्द समझ रही थी। वहीं माधवी के पापा ने एक बार भी मालती की तरफ नहीं देखा, वह उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि उसने मना कर दिया कि अब वह मालती को कभी अपने साथ नहीं ले जाएंगे और न ही उसकी सूरत देखेंगे। उनकी वजह से उन्हें काफ़ी कुछ सुनना और सहना पड़ा है। वे नहीं चाहते थे कि मालती अब उनके साथ रहे, जिसकी वजह से लोग अब उनका जीना दुश्वार कर दें। वह मालती को अब नहीं अपना सकते। माधवी और उसके पति ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मालती के पापा समझने को तैयार नहीं थे। वहीं मालती की मम्मी को भी यह बात सही लगी थी कि अगर मालती उनके साथ रहेगी तो लोगों को पता चलेगा कि आज तक मालती कहाँ थी, तो वे लोग उन पर कितना कीचड़ उछालेंगे। यह भी अच्छी तरह वो जानती थी, इसलिए उसने भी मालती को ना ले जाने में अपनी मजबूरी जताई। मालती आज अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। आज उसकी एक गलती की वजह से उसके सभी माँ बाप भी उसे अपना नहीं रहे जो उसके अपने सगे हैं। आज उसकी गलती की वजह से समाज के सब लोग उस पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उसके जीवन को धिक्कार रहे हैं। वह फूट फूट कर रोने लगी। यह सोचने लगी, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। लेकिन माधवी ने उसे हिम्मत बंधाई और कहा कि बहन, मर जाने से ज़िंदगी की परेशानियां ख़त्म नहीं हो जाती। अगर हम डटकर मुकाबला करेंगे तो परेशानियों का हल निकल आता है। मालती माधवी से हाथ जोड़कर रोते हुए अपने किए पर माफ़ी मांगने लगी। उसने उसके साथ कितना कुछ गलत किया था। अगर समय रहते हुए उसकी बात मान ली होती तो आज उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। तब माधवी उससे कहती थी, मैंने तो मेरी बहन तुझे कब का माफ़ कर दिया, मैं तो हमेशा से ही तेरा भला चाहती थी। यह सुनते ही मालती ने माधवी को गले लगा लिया। मालती अब माधवी के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। धीरे धीरे सबसे अच्छी तरह घुल मिल गई। वहीं माधवी दिन रात मालती को इंसाफ दिलाना चाहती थी। माधवी ने अपने पुलिस विभाग के हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेजी और निवेदन किया कि फुलवारी में जितनी भी लड़कियों से ज़बरदस्ती देह व्यापार करवाया जाता है उन्हें मुक्त कराया जाए। माधवी की रिपोर्ट के अनुसार आगे वाले पुलिस कमिश्नर ने फुलवाड़ी के सभी कोठों की बारीकी से तहकीकात करने का आदेश दिया।
फुलवारी की सभी लड़कियों को आज़ाद करवाया गया, लेकिन कुछ लड़कियां तो इसलिए चाहते हुए भी अपने घर नहीं गईं। वे अपने घर वालों की बदनामी कराकर किसी आवारा लड़के के साथ घर से भाग गई थीं। अब अपने घर वालों से कैसे नज़रें मिला पाएंगी, और अब उनके घर वालों भी उनकी वजह से कितना कुछ उन्हें सहना सुनना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कोठे पर रहना ही सही समझा। वहीं कुछ लड़कियों ने अपने को जो अपनों ने ही बेच दिया था। अब उनके कोठे के सिवाय और कहीं ठिकाना नहीं था। कम से कम कोठे पर रहकर उन्हें रोजी रोटी तो मिल जाती थी। अगर वे बाहर जाएंगी तो फिर वे हवस के भेड़िए उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्हें कहीं पर भी कोई नहीं अपना सकता, इसलिए उन्होंने वहीं पर रहना सही समझा। तो वह कई लड़कियां कोठे के दलालों और मालिकों से डरती थी। अगर वह इस कोठे को छोड़कर चली गई तो कोठे का मालिक बाद में उन्हें नहीं छोड़ेगा। वहीं कुछ लड़कियां जो अपने घर परिवार से जाकर मिली, उन्हें उनके परिवार वालों ने समाज की बदनामी के डर से नहीं अपनाया। मुश्किल से एक दो लड़कियों को ही अपने घर वालों ने अपनाया था। माधवी की इस कोशिश का कोई खास नतीजा निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन माधवी की मालती को इंसाफ दिलाने की कोशिश रंग लाई और आर्यन को 10 साल की सजा सुनाई गई। आर्यन के माता पिता ने पानी की तरह पैसा बहाकर आर्यन को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे सजा दिलाने से नहीं बचा पाए थे। वहीं कोठे के मालिक दिल्लू दादा के अमानवीय व्यवहार के लिए और लड़कियों से जबरदस्ती देह व्यापार में धकेलने के लिए उसे 2 साल की सजा सुनाई गई। दिल्लू दादा जेल जाते समय माधवी को गुस्से से घूर रहे थे और माधवी की तरफ देखते हुए बोले, इसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा, तुम्हें मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वो जेल चले गए। मालती को इंसाफ तो मिल चुका था, लेकिन उसकी आत्मा पर जो जख्म लगे थे उनको भरने में अभी समय बाकी था। वह दिन रात अपने अतीत को याद करके रोती रहती थी। वही माधवी और उसका परिवार उसका साथ दे रहे थे। वे लोग उसे हिम्मत बंधा रहे थे। धीरे धीरे मालती भी अब माधवी के परिवार के साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। लेकिन शाम तो रोज सुबह स्कूल चले जाते, माधवी थाने और बच्चे स्कूल चले जाते। मालती और माधवी की सासू माई घर पर रह जाती थी। मालती का घर पर मन नहीं लगता था, वह कुछ करना चाहती थी। एक दिन उसने इस बारे में माधवी से बात की तो माधवी बोली, अरे मालती दीदी, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है। तब मालती बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं खुद भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। तब माधवी कुछ कहती तो मालती बोली, प्लीज़ माधवी, मेरे लिए कोई काम ढूंढो जिससे मेरा मन लगा रहे, मुझे यह महसूस ना हो कि मैं आप सब पर एक बोझ हूँ। मालती के बार बार कहने पर माधवी मना नहीं कर सकी और माधवी ने इस बारे में श्याम से बात की। तब श्याम ने बताया कि उसके स्कूल में एक टीचर की कमी है और सभी स्कूल का स्टाफ बच्चों के हित के लिए एक गेस्ट टीचर लगवाना चाहते हैं। अगर मालती चाहे तो वहाँ पर जॉब कर सकती है। यह सुनकर माधवी बहुत खुश हुई। उसने यह खबर मालती को सुनाई। मालती भी सुनकर बहुत खुश हुई। दूसरे दिन शाम के साथ जाकर मालती ने स्कूल में इंटरव्यू दे दिया। उसका सिलेक्शन हो गया और वहाँ पर वह गेस्ट टीचर के रूप में कार्य करने लगी। वह रोज शाम के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर स्कूल जाती और शाम को शाम के साथ वापस आ जाती थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब मालती भी बहुत खुश रहने लगी थी। धीरे धीरे वह अपने अतीत के दर्द से बाहर आने लगी। धीरे धीरे मालती के रूप में भी निखार आने लगा। वह पहले की तरह सुंदर लगने लगी थी। यह सब देखकर मालती बहुत खुश होती और माधवी भी मालती को देखकर बहुत खुश थी। मालती भी सबसे अच्छे से घुल मिल गई थी। वह श्याम से भी अब अच्छे से बातें करती थी। श्याम भी मालती से अच्छे से बातें करता था। श्याम अपनी बीवी माधवी से बहुत प्रेम करता था। वह उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था। एक दिन माधवी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। यह देखकर श्याम बहुत घबरा गया और उसे डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि माधवी माँ बनने वाली है। यह सुनकर सभी घर में बहुत खुश हो गए। श्याम तो अब माधवी का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा। वह माधवी को कुछ भी काम नहीं करने देता था। यहाँ तक कि उसने माधवी से कहा कि वह थाने से छुट्टी ले ले, लेकिन माधवी ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी उसे ज़्यादा परेशानी नहीं है। अनु अपने आने वाली बहन या भाई को लेकर बहुत खुश थी। वह अपने दादी पापा मम्मी सबसे कह दी कि जब उसका बहन या भाई आएगा तो वह उसके साथ बहुत खेलेगी। वह उसके लिए बहुत सारे खिलौने इकट्ठा करती। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश होते थे। शाम के मना करने पर माधवी थाने चली जाती, लेकिन घर पर शाम उसे कोई काम नहीं करने देता था। यहाँ तक कि उसे खाना भी अपने हाथों से खिलाता था, उसे दवा भी अपने हाथों से देता था। अब मालती माधवी और शाम का प्यार देखकर मन ही मन दुखी होने लगी। यह सोचने लगी, शाम माधवी से कितना प्रेम करता है, उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता।
यह देखकर श्याम के साथ स्कूल जाने और आने से, श्याम के साथ वह अच्छे व्यवहार करने से, उसके बोलने चालने रहने से, उसके आकर्षण के व्यक्तित्व को देखकर माया उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। श्याम की तरफ उसका आकर्षण बढ़ने लगा। वह मन ही मन श्याम को चाहने लगी। अब वह ज़्यादा से ज़्यादा श्याम के करीब रहना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन श्याम के मन में ऐसा किसी भी तरह का भाव नहीं था मालती के प्रति। वह मालती को ऐसी नज़र से बिल्कुल नहीं देखता था। वह तो अपनी पत्नी माधवी से जी जान से प्यार करता था। अब मालती को अपने मन में माधवी से जलन होने लगी। वह यह भूल गई कि कैसे माधवी ने उसे नरक से निकालकर नई जिंदगी दी है। मालती अब माधवी से जलने लगी। वह सोचती, जहाँ माधवी देखने में साधारण रंग रूप की है, वहीं श्याम देखने में किसी हीरो से कम नहीं है। चाहे श्याम की उम्र 36 के आसपास हो, लेकिन वह देखने में बिल्कुल 26-27 साल का नौजवान लगता है।